नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज सेशन है 63 और बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर आए हैं। आज का विषय है एग्रेशन और वायलेंस। एग्रेशन का नाम जब हम सुनते हैं तो हमें ये बड़ा ही आसान सा एक शब्द लगता है। वायलेंस में हम थोड़ा संजीदा हो जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वहाँ शायद नुकसान ज़्यादा है। एग्रेशन को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से उसको लोगों के साथ एक्सेप्ट करते हैं और कैसे ये हमको हार्म पहुंचाता है, हमारे आसपास के वातावरण को ख़राब करता है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति को जिसके अंदर एग्रेशन या एग्रेसिव बिहेवियर या वायलेंस के कुछ भी लक्षण होते हैं, वो कितना अपने आप को असहज और परेशान और नाखुश महसूस करता है। और इसके साथ ही साथ जो उसके साथ लोग रह रहे होते हैं, परिवार के अन्य लोग या आसपास के माहौल में जो भी इसका असर पड़ रहा होता है, उन लोगों पर जो साथ में रहते हैं या आसपास रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसकी जो एक बहुत ही निराशाजनक और दुखद एक परिणाम होते हैं। और इसका जो दुख है वो मात्र एक बहुत आसान शब्दों में हम कह देते हैं कि गुस्सा आ गया था और पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ये शब्द बहुत ही आसानी से कहे जा सकते हैं, लेकिन इसका जो दर्द है वो वही व्यक्ति जानता है जो एग्रेसिव है, एग्रेशन जिसका एक आदत बन चुकी है या अब वो वायलेंट बिहेवियर पर भी आ चुका है। तो इसी के साथ ही साथ हम जब अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि आज हमारे इस विषय को उठाने का जो मुख्य कारण है तो उसके पीछे एक कहानी है। बहुत सारी हम आसपास ऐसी घटनाओं को समय समय पर सुनते रहते हैं जिसमें हमको मात्र यही नज़र आता है कि व्यक्ति गुस्से की किसी व्यवहार में अपनी इम्पल्स को नहीं रोक पाता या कोई एक ऐसा व्यवहार करता है जिससे कि वो किसी अन्य व्यक्ति को हार्म पहुंचाता है या उसको खराब करता है, सामानों को खराब करता है। और ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास अक्सर घटित होती हैं। इसी तरीके की एक कहानी मेरे पास भी आई और उस समाचार में या उस कहानी में जो एक गहराई थी वो ये थी कि एक इंसान अपने एक कोई भी ऐसा व्यवहार जो उसको गुस्सा दिलाता है या कोई ऐसा शब्द जो उसको बहुत अंदर से एक स्टिमुलेट करता है उन आदतों के लिए जिसमें उसको गुस्सा आ जाता है या वो गुस्से भरा व्यवहार दिखाने लगता है, बोलने लगता है या कुछ करने लगता है, तो वहाँ पर वो उसे रोक क्यों नहीं पाता? क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उसका अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं होता, या क्या ऐसी चीज़ें उसकी स्टोरी में या उसके पर्सनालिटी में मौजूद हैं जिसका उसको ज्ञान भी नहीं है और हम मात्र इसको एक गुस्से का व्यवहार समझकर या एक आक्रामक व्यवहार समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस समाचार को बस पढ़ा और पढ़ने के बाद उस पर हम मनन नहीं करते। अगर ये स्वयं में है तो भी मनन नहीं करते या हमारे आसपास घटित हो रहा है तो भी हम इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते। तो जब एग्रेशन पर बात हो रही है तो ये समझ लेना बहुत आवश्यक होगा, एग्रेशन क्या है। एग्रेशन एक प्रकार का एक सामान्य मानवीय व्यवहार है, एंगर, जो हर एक व्यक्ति में लगभग कम या ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। समय समय पर यह प्रदर्शित होता है जब व्यक्ति के मन की बात नहीं होती या उसे कहीं बहुत परेशानी महसूस होती है या वो अपने आप को असहज महसूस करता है, तो वहाँ पर वो अपने गुस्से को प्रदर्शित करता है। अब गुस्से को प्रदर्शित करने का जो आवेग है, वो आवेग हर एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं एक व्यक्ति बहुत ही हंसमुख है, उसे तो कभी कभार गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एग्रेशन या गुस्सा एंगर जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरीके से ये एक सामान्य सा मानवीय व्यवहार है। अब वायलेंस क्या है? वायलेंस वो एग्रेशन का एक रिएक्शन है जो कि फिजिकली या किसी सामान पर या कुछ बोलकर किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई बार वायलेंस में व्यक्ति अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है और कई बार वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है या आसपास के सामानों को खराब करता है।
तो एग्रेशन और वायलेंस कैसे एक एग्रेशन वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके और हमारे, हम सबके अंदर एंगर तो है, गुस्सा एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक भाव है। जिस प्रकार से हमारे हंसने का, खुश होने का, बहुत सारी हमारे बेसिक फीलिंग्स हमारे सबके अंदर इनबिल्ड हैं, हम उनको लेकर पैदा हुए हैं, हमने ये सीखी नहीं है। तो उसके बाद हमने लेकिन व्यवहार, गुस्से को दिखाना, उसको प्रदर्शित करना, वो ज़रूर हमने अपने वातावरण से सीखा है। और हमारे अंदर कई बार ऐसा कुछ हमारे पर्सनालिटी में कुछ ट्रेट्स होते हैं एग्रेसिव बिहेवियर के, जिनके जरिए हम उसको कैसे प्रदर्शित किया जाए, कितना चीख कर उसको प्रदर्शित किया जाए, कितना एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, कितने सामान को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचाया जाए, ये सब कुछ हम कई बार हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। अब वो स्पेसिफिक कौन लोग हैं जिनके अंदर ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, जो एग्रेसिव बिहेवियर है, जो वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा है, वो इतना ज़्यादा क्यों, उसकी मात्रा ज़्यादा है? जी हाँ, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सीधे सीधे बहुत सारे हमारे डिसऑर्डर्स का हिस्सा है। अगर हम डायग्नोस्टिकल स्टैटिस्टिकल मैनुअल सेक्रेटरी का जो है उस पर अगर हम बात करें तो इन सबको किसी न किसी डिसऑर्डर से जोड़ा गया है। सबसे पहले इसमें अगर बच्चों के स्तर पर है तो ज़रूर उनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर है। अगर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने गुस्सा प्रदर्शित कर रहा है तो उसे आप मात्र ये मान के मत नज़रअंदाज कीजिए कि ये एक मात्र गुस्से का बिहेवियर है। अगर बच्चा रिमोट फेंक दे रहा है, मोबाइल फेंक दे रहा है, अपनी कॉपी फाड़ दे रहा है, सामान को फेंक रहा है, खुद को मारने लग रहा है, अपने पेरेंट्स में से किसी को भी मार रहा है, टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है, हाथ पैर पटक रहा है और सामने से खड़े होकर पेरेंट्स को एब्यूज कर रहा है या उसको उनको मारने के लिए दौड़ रहा है, तो ये सीधे सीधे कंडक्ट डिसऑर्डर का पार्ट है। बच्चा अपनी मन की चीज़ों को मनवाने के लिए इस तरीके के बिहेवियर को शो करता है। इसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के भी इश्यूज देखने को मिले हैं। एपिलेप्सी भी इसका एक पार्ट होती है। कई बार बच्चों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की वजह से भी उनका एग्रेसिव बिहेवियर वायलेंट बिहेवियर में कन्वर्ट होता है या वायलेंट बिहेवियर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चे के स्तर पर सिर्फ ये मान लेना कि उसको हमने मोबाइल नहीं दिया तो उसने गुस्सा किया, या ये मान लेना कि बच्चे की मर्जी नहीं मानी तो उसने गुस्सा किया, ये गुस्सा नहीं है, ये डिसऑर्डर्स हैं। और जितनी जल्दी हम इनको समझ जाएंगे उतनी जल्दी शायद हम इनके लिए कुछ प्लान कर पाएंगे, ट्रीटमेंट प्लान कर पाएंगे और ये मात्र मानकर इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि ये सामान्य सी एक आदत है। ये आदत नहीं है, ये एक रोग है और रोग का इलाज किया जाता है। तो गुस्से को एक आदत मान लेना ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। उसके साथ साथ अगर ये बड़े बच्चों में, बड़े लोगों में है 18 साल से ऊपर, 17 और 18 के बाद सबसे ज़्यादा अगर हम डाटा पे बात करें तो हमारी पूरी जो हमें डाटा मिल रहे हैं उसमें ये डाटाज हैं कि 16,000 जो डेथ्स हैं वो ड्यू टू वायलेंट बिहेवियर और एग्रेसिव बिहेवियर के कारण रिपोर्ट होती हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सालाना दर है। 16,000 लोगों की मौत का कारण सिर्फ ये है। उसके अतिरिक्त अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टोरी की चर्चा करें तो वहाँ पर 1.2 मिलियन केसेस पर ईयर सिर्फ एमरजेंसी में जो रिपोर्ट होते हैं वो रिपोर्ट इसी बात पर आधारित होते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ या वहाँ पर एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से कोई क्षति हुई, और वहाँ जो इमरजेंसी में केसेस पहुँचने की संख्या है वो 1.2 मिलियन है। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो एक एज ग्रुप को अंकित किया गया है कि सबसे ज़्यादा एज ग्रुप कौन सा है, तो उसमें 14 साल से लेकर के 55 साल तक के युवाओं और उन वयस्कों की एज को शामिल है किया गया है। तो जो हमें आंकड़े मिलते हैं 17 साल से लेकर के या 14 साल से लेकर के एक व्यक्ति 55 साल तक अगर अपने वायलेंस बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर के साथ जी रहा है और तो आप समझ सकते हैं कि उससे हमारे आसपास का माहौल, हमारे परिवार का माहौल और स्वयं उस व्यक्ति का अपना कॉन्फिडेंस और उसका अपना जीवन कितना खतरे में है। वायलेंस को या एग्रेसिव बिहेवियर को नज़रअंदाज करना
करना और इसे नहीं समझना, आदत से जोड़ देना, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता के साथ साथ हमारी एक नज़रअंदाज करने की आदत होगी कि हमको ये गंभीर समस्या नहीं लगती। अधिकांश मनोवैज्ञानिक और पूरे देश और विदेश के इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एग्रेसिव बिहेवियर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। एग्रेशन कंट्रोल के बहुत सारे कैंपेनिंग्स चलाए जा रहे हैं, उनके लिए वर्कशॉप आयोजित करी जा रही हैं, किंतु फिर भी जो आने वाले लोग हैं वो तभी वहाँ पर भेजे जाते हैं, या तो हमारी जुडिशरी उनको रिकमेंड करती है या फिर वो कुछ बड़ा कर चुके होते हैं जिससे कुछ बड़ा लॉस हो चुका होता है और वो अपने सेल्फ अवेयरनेस के बाद उस जोन तक या उन वर्कशॉप को, उन ट्रेनिंग्स को, एंटी एंगर मैनेजमेंट को अटेंड करते हैं। किंतु इंडिया में अगर हम इस आंकड़ों को देखें या मैं अपने शहर और अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में बात करूं तो इसकी जो एक आकलन है वो बहुत ही शून्य है स्तर पर कहा जा सकता है। लोगों को इस बात का बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है और वो गुस्से में किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आप गाली देते हैं, आप सामान फेंकते हैं, आप खुद को मारते हैं या दूसरों को मारते हैं, ये मात्र गुस्सा या गुस्से का भाव नहीं है, ये कुछ उससे ज्यादा है। तो अगर आप गुस्से में अपने चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये भी समझ लें कि इनके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब है कि इसको उकसाने वाले फैक्टर्स, इसको बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स क्या हैं। इसके बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि परिवार के लोगों का या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लाइक स्कूल में या घर पर, दोनों ही जगहों पर, कम्युनिटी लेवल पर, हमारी सोसाइटीज़ में इसको बहुत ही आम समस्या और या माना ही नहीं गया है। इसे एक आम अवधारणा की तरह या एक आम व्यवहार की तरह अंकित किया जाता है और चूंकि ये हमारे दिमाग में बहुत ही एक आम चीज़ की तरह अंकित है, यह खास नहीं है, ये खास में नेगेटिव नहीं है। तो अगर आप अपने रिलेटिव्स पे बात करें, अगर किसी को गुस्सा आता है, परिवार में किसी को गुस्सा आता है, तो हम अक्सर ऐसे शब्दों के द्वारा इसको एक्सेप्ट करते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है और पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन गुस्सा करता है। मेरे क्लिनिक में आने वाले मैक्सिमम केसेस जहाँ पर बच्चों के केसेस आते हैं उनके व्यवहार में, तो पेरेंट्स ये बताने की जगह कि आपके बच्चे का व्यवहार में जो गुस्से का इम्पल्स है, जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, उसमें वो क्या क्या करता है, वो अक्सर उसे ढकते हुए नजर आते हैं। वो बार बार इस बात पे जोर देते हुए नजर आते हैं, इसके तो 90% मार्क्स आते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, इसके इतने सारे दोस्त हैं, ये तो स्कूल में भी इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आती, बस ये 3-4 बार, एक बार इसने डेस्क फेंक दी थी, एक बार इसने एक बच्चे को पेंसिल मार दी थी, एक बार इसने एक बच्चे का बैग उठाकर फेंक दिया, एक बार इसने बस में एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। इन सारे व्यवहारों को वो जब अंकित करते हैं, जब बताते हैं, तो वो शायद कहीं असहज होते हैं और उनको ये खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो अपने बच्चे के ऐसे व्यवहारों को बता रहे हैं। ये तब हमें पता चलता है जब हम अपना इनटेक फॉर्म में बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, किंतु जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं वो अक्सर उन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहे होते हैं कि उनका बच्चा कितना अच्छा है। ये तब है जब वो एक किसी क्लिनिशियन के पास बैठे हैं या वो अपने बच्चे को दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद भी वो उसकी उन चीज़ों पर ढक रहे हैं। इसी प्रकार से वयस्कों पर बात करें, अगर मेरे पास कोई ऐसी वाइफ आती है जो अपने हस्बैंड के लिए या अपने घर के किसी एक व्यक्ति के लिए आई है, तो अक्सर यही भाव मैं उसके भी पाती हूँ, जिसमें वो अपने एग्रेसिव मूवमेंट पर तभी खुलकर चर्चा कर रही होती है जब वो इस टॉक्सिक बिहेवियर से बहुत सालों जूझ चुकी होती है और अब वो बिल्कुल परेशान हो चुकी है। अगर मैं बात करूं कि अगर मेल पर्सन मेरे क्लिनिक में आता है, वो अपने घर के किसी सदस्य, अपने पिता या अपने भाई या अपनी पत्नी, उन सबके एग्रेसिव और इम्पल्सिव बिहेवियर पर बात कर रहा होता है, तो वो बार बार ये कहता है ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं, इस काम में बहुत अच्छे हैं, घर बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन उसके बाद ये जब गुस्सा होती हैं तो उसके बाद ये मुझे भी मारती हैं। इवन बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें महिलाएं अपने घर के जो व्यक्ति है, जो मेल है, उसके कपड़े फाड़ रही होती हैं, उसके ऊपर थूक रही होती हैं। तो इस तरीके के, लेकिन जब भी इसकी चर्चा होती है परिवार के लोग उस पर
पूरे तरीके से एक कवरिंग दे रहे होते हैं, इसे खुलकर चर्चा नहीं कर रहे होते। क्यों चर्चा नहीं कर रहे होते? क्योंकि उनको लगता है ये एक सामान्य सा व्यवहार है और वो ये तो बताना चाहते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट प्लान या थेरेपी लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार ये कहने से बाकी सब चीज़ों में वो कितने अच्छे हैं इससे डिसऑर्डर ख़त्म नहीं होता। तो आपको ये जान लेना कि वयस्कों में होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, अगर ये मेल पर्सन में है तो उसमें बायपोलर डिसऑर्डर्स, फीमेल्स में अक्सर बायपोलर डिसऑर्डर्स की संख्या कंपैरेटिवली टू मेल्स कम देखी गई है। तो वहाँ पर अक्सर जो बायपोलर डिसऑर्डर्स को देखा जाता है अगर मेल पर्सन है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इसमें मेन है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स भी इसकी खास रीज़न होता है। साथ में इसका एक साइकोटिक इलनेस में एडिक्शन भी इसमें आ जाता है। वो कहीं ना कहीं बहुत सीवियर अल्कोहलिक होता है या बहुत तरह के ड्रग सब्सटेंसेस को अब्यूज़ कर रहा होता है। तो इस तरीके से अगर हम जब आकलन करते हैं तो बच्चे में, बड़े में, क्योंकि इसकी संख्या 14 साल से जब 55 साल तक के बीच की आंकी गई है एग्रेसिव बिहेवियर और वायलेंट बिहेवियर की, तो वहाँ पर ये जो उम्र का दायरा है 14 से 55, ये एक बहुत बड़ी संख्या को कोड करता है। इसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या आ जाती है। तो हमें इसके लिए बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। आपके घर का बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, अगर किसी भी तरीके से लेट एडल्टहुड में या अर्ली एडल्टहुड में या चाइल्डहुड में किसी भी तरीके के ऐसे रिएक्शंस आपको मिलते हैं तो आप इसको एक आदत मान के इसको कवरिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल मत डरिए कि आपका बच्चा अपेक्षित हो जाएगा। स्कूल स्तर पर मैं ज़रूर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर उनको कभी भी ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं तो जब तक कि आपके बच्चे को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं असेस करता और वो क्लीन चिट नहीं देता तो प्लीज़ आप इस पर रेगुलर फॉलोअप और एक फोर्स डेवलप करें पेरेंट्स के ऊपर। बिल्कुल इसमें शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र, हमारी कम्युनिटी, हमारे देश के सभी एक हिस्सा है। अगर वो किसी भी एक गलत आदत के तहत हमारे फेवर देने से अगर उन चीज़ों के साथ ज़िंदगी भर रहते हैं और अपने आप को एक शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा हारापन होगा हम सभी लोगों का। तो हमें फैमिली के स्तर पर, इंस्टीट्यूशनल स्तर पर, अपनी सोसाइटी के स्तर पर इस पर आगे बढ़कर एक प्रयास करना होगा। हमें प्रयास करना होगा कि हम जल्दी ही इन चिन्हों को पहचान लें कि ये एग्रेशन के या ये वायलेंस बिहेवियर है। अगर ये वायलेंस है तो हमारा बच्चा या हमारा वयस्क या हमारा लेट अडल्टहुड इससे क्यों कर रहा है, ये मात्र मान लेना कि बाकी तो सब कुछ ठीक है, एकमात्र गुस्सा ही है। तो इस थॉट को एलिमिनेट करें और इसके साथ एक और नया थॉट अपने अंदर लाएं कि सब कुछ तो ठीक है, गुस्सा क्यों आता है। अगर हम इसको रूल आउट कर लेंगे, अगर हम इसे समझ लेंगे साइकोथेरेपी के थ्रू, साइको डायनामिक थेरेपी के थ्रू, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू, तो हम इस पर बहुत जल्दी उन चीज़ों पर पहुंच जाएंगे जहां व्यक्ति को और उसके लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी कि इसके साथ नहीं जीना है, इसे हटाकर जीना है। क्योंकि जो हार्मोन और जो अच्छा एक गुड फील फैक्टर हम हंसने में महसूस करते हैं, मुस्कुराने में महसूस करते हैं, वो हम कभी भी गुस्सा करने में महसूस नहीं कर सकते। जैसा ये भाव हमारे अंदर है, ये एक बैलेंस मोड पर रहना, इसका समय समय पे बहुत ही कंट्रोल तरीके से इसका प्रदर्शित होना, यही इसकी सुंदरता है। इसका समय निकलना, प्रदर्शित होना, इसका कहीं पर भी किसी भी जगह पर इतने आवेग के साथ आना कि ये अपना या दूसरों का नुकसान कर बैठे, यहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा सचेत होना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार या हमारे किसी अपने का व्यवहार इस तरीके से प्रदर्शित ना हो। हम मुस्कुराते रहें, हम हंसते रहें, एग्रेशन की मात्रा हमारे अंदर बिल्कुल ना रहे। एंगर हमारे अंदर रहे जब इसकी आवश्यकता हो, हम इसे बहुत ही संतुलित मात्रा में लोगों को दे दें और इससे कितनी जल्दी वापस आना है हम ये भी सीख लें। ये सब कुछ अगर आप अपने स्तर पर किसी भी माध्यम से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इसमें अपनी मदद खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको तभी आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे जब आप किसी एक्सपर्ट के पास होंगे।
किंतु हाँ, अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप इसमें कई बार बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, जैसे लोग बहुत छोटे छोटे से टिप्स देते हैं कि आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, ब्रीथ करना लेना शुरू कर दीजिए, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दीजिए, पानी पी लीजिए। और कई बार लोग अपने सर पे पानी डालने लग जाते हैं कि शायद बीपी हाई हो गया है। और हाँ, कई बार मुझे चर्चा में ये भी मिलता है कि एक्चुअली इन्हें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इनका बीपी बहुत हाई रहता है। तो ये भी बीपी हाई रहना उसका कारण नहीं है। बीपी बहुत सारे लोगों का हाई रहता है, बट सब वायलेंट बिहेवियर शो नहीं कर रहे होते, सब एग्रेशन में नहीं होते। तो आप क्यों, और आपके अपने क्यों? तो सबको इस एग्रेशन और इस वायलेंस से बाहर निकाल के लाइए और इस समाज को बहुत ही खुशनुमा और जिंदा दिल बनाइए। वही हमारा और आपका सबका प्रयास होगा। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में हम हर बार जिन भी विषयों को चुनते हैं, उन सब विषयों के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी मुझे मिल ही जाती है, जिनको मैं आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझती हूँ। हमारा उद्देश्य हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को और हमारे क्षेत्र से जुड़ी जितने भी लोग हैं, उन सब तक ये बात पहुंचाना, आपका व्यवहार, आपकी मनोवैज्ञानिक दशा, आपकी मानसिक स्थिति और आपका अपना समाज बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ होगा, तभी हम सब मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करने से पहले एक संदेश देना चाहूँगी। आप सभी लोग कोरोना या ओमिक्रॉन के खतरों को देख ही रहे हैं और चर्चाओं को सुन रहे हैं, तो कृपया करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। मास्क हमेशा लगा के रखें, हाथों को सैनिटाइज करें। समस्या जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उसके बाद आपका सचेत होना या आपका अनुशासन में आना, वो अनुशासन नहीं है। आत्म अनुशासन सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो आप सभी लोग आत्म अनुशासन में रहें, खुद जानें कि आपका शरीर है, आपका ही अपना परिवार है। उस परिवार से में कोई भी मुसीबत का आना या आपके अपने शरीर में किसी भी एक परेशानी का होना, ये सिर्फ एकमात्र लापरवाही की तरफ इशारा करता है। हम ना किसी को दोष दें और ना किसी को इसकी तोहमत मढ़ें कि किसी और की वजह से हम नुकसान में आ गए। वो स्थिति तभी आएगी जब आप लापरवाही से अपने जीवन को जिएंगे। तो कृपया करके जिम्मेदार नागरिक बने और जिम्मेदारी से सभी निर्देशों का पालन करें जो हमारी सरकारें और हमारे आसपास के हमारे प्रशासनिक अधिकारी समय समय पे आप लोगों को सूचना देते रहते हैं। आप सब लोगों के सहयोग और आप सब लोगों के जो एक मार्गदर्शन और हमें लगातार आपके संदेशों का प्राप्त होना, वो हमें बताता है कि आप सभी के ओर से तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस को लगातार पसंद किया जा रहा है। हमारा मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। आप हमारे नंबर पर कभी भी अपनी समस्याओं को अंकित कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको निःशुल्क जो भी परामर्श है वो प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य किसी भी प्रकार के लाभ नहीं प्राप्त करना है। हाँ, एक लाभ जरूर प्राप्त करना है, वो है आप सभी का मानसिक स्वास्थ्य, आपका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और आपकी इमोशनल वेलबींग का बहुत अच्छा होना। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ, एक नई कहानी के साथ तेरी मेरी कहानी में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।